नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर साथ हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। और पिछले सेशन में हम अभी तक 250 सेंटेंसेस पर बात कर चुके हैं। 256वें सेंटेंस से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक बार जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। सिंटेक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सेंटेंस की जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, जो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट है, पैटर्न है जिसको फॉलो किया गया है किसी स्पेसिफिक मीनिंग या सिमेंटिक्स को कन्वे करने के लिए, हम उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। सिमेंटिक्स पर भी फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ड का सेंटेंस में जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसका क्या फंक्शन है और उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए और वो किस तरह से दूसरे शब्दों को प्रभावित कर रहा है, किस तरह से वो सेंटेंस की पूरी स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों पर यहाँ एनालाइज करेंगे। 256वां सेंटेंस है, इस वीडियो का पहला है। अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो अपने हिसाब से सीक्वेंस को मिला लें। अगर सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो अपने किसी दोस्त से, सहपाठी से हमारा वाला एडिशन ले लें। ठीक है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है दिस स्टैम्प। ये जो दिस वर्ड लिखा हुआ है ये डिटर्मिनर भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन ये तब होगा जब ये नाउन के स्थान पर लगा होगा। प्रोनाउन नाउन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। जहां हमें नाउन का इस्तेमाल नहीं करना, नाउन का रिपीटेशन नहीं चाहते हैं, वहां हम प्रोनाउन लगा देते हैं। तो अगर ये वर्ड दिस प्रोनाउन होगा तो किसी नाउन के स्थान पर लिखा होगा। नाउन को हटा देंगे, इसको लिख देंगे। और अगर ये डिटर्मिनर होगा तो डिटर्मिनर लगाए जाते हैं किसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, इसलिए डिटर्मिनर नाउन से पहले लिखे होते हैं। ये नाउन के बारे में डिटर्मिनर डिटरमाइन करते हैं कि क्या है, किसका है, कितना है। अब यहाँ पर देखिए जो दिस वर्ड है ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस हम पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं। अगर कोई डिस्टेंस में या टाइम में, स्पेस के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में कोई हमारे नियर है कोई भी चीज, तो हम उसको दिस बोलते हैं। और कोई अगर दूर है तो हम उसको बोलते हैं डैट। जैसे हम बोलेंगे दिस कार, चूंकि वो स्पेस में हमारे करीब है। और हम क्या बोलेंगे, अगर कोई स्पेस में डिस्टेंट अगर कोई थिंग है तो हम बोलेंगे डैट कार। उसी तरह से हम टाइम में भी, दिस ईयर का मतलब ये जो ईयर हमारे करीब है टाइम के रिस्पेक्ट में। डैट ईयर मतलब वो ईयर जो हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में हमसे दूर है। ठीक है, दिस ईयर, डैट ईयर, दीज दोज भी इसी मीनिंग में यूज हो जाते हैं। बस वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आने वाले डिटर्मिनर है या प्रोनाउन है। अब ये कहने की बात यह है कि दिस यहाँ पर प्रोनाउन है या डिटर्मिनर है। देखिए प्रोनाउन अगर होता तो नाउन के स्थान पर लिखा होता। डिटर्मिनर है चूंकि नाउन के साथ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्टैम्प एक नाउन है और दिस इसको डिटरमाइन करने के लिए आया है। और ये दिस स्टैम्प डिस्टेंस में, स्पेस में नियर होगा, कहीं आमने सामने टेबल पे कहीं पड़ा होगा तो उसी को बोला जा रहा है दिस स्टैम्प। अगर ये दूर होता स्पीकर से तो वो कहता डैट स्टैम्प। अब ये दिस स्टैम्प जो है डिटर्मिनर और नाउन, ये पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज लगी हुई है आपके सामने। नाउन फ्रेज अगर लगी हुई है तो नाउन फ्रेज या कोई भी नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की भूमिका में हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट की या फिर कॉम्प्लीमेंट की। मैं पिछले भी लेक्चर में चीख चीख के बता चुका हूं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन या कोई भी नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जब उससे पहले कोई लिंकिंग ऑफ लगी हो। क्योंकि लिंकिंग ऑफ लगाई जाती है अपने बाद आने वाले कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। तो इससे पहले तो कोई लिंकिंग ऑफ है नहीं, कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना तो इसकी खत्म कर दो। अब देखिए ऑब्जेक्ट पूरी इंग्लिश ग्रामर में दो ही जगह संभव है। या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्ट हो, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, या अपने बाद नाउन प्रोनाउन लेती है अपने इफेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए, या यूं कहिए कि अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऐसा इफेक्ट होता है जो उन्हें ट्रांसफर करना होता है अपने ऑब्जेक्ट पर, अपने बाद लिखे जाने वाले किसी नाउन प्रोनाउन पर। इसीलिए उनको ट्रांजिटिव कहा जाता है। ट्रांजिटिव जिनमें एक ट्रांसफर करने वाला, इफेक्ट को ट्रांसफर करने वाला कुछ है, कुछ उनका फंक्शन ऐसा है जिनमें उन्हें अपने इफेक्ट को ट्रांसफर करना है। ट्रांजिटिव का ट्रांस देखिए, ट्रांस से बनने वाले ट्रांसफर, ट्रांजिशन, ट्रांसपोर्ट ऐसे ही वर्ड होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो तब जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो और उस ट्रांजिटिव वर्ब का इफेक्ट इस पर
ट्रांसफर होना हो, लेकिन कोई ट्रांजिटिव वर्ब इससे पहले लिखी नहीं है। एक सिचुएशन और है इंग्लिश ग्रामर में जहां पर किसी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है, और वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद लिखे हुए किसी नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जाता है, और उसके पीछे रीजन ये है कि प्रीपोजिशन सेंटेंस में लगाए जाते हैं किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। अगर आप किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में या सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना चाहते हैं तो आप प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ सकते हैं, और इसी नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह दिया जाता है। ये बातें मैं पिछले लेक्चर्स में आपको कई बार बता चुका हूं, और वर्ब चैप्टर की जो मेरी प्लेलिस्ट है मैंने उसमें खोल खोल कर ये बातें समझाई है कि ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्यों आ जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती क्यों है, होती क्या है, और इसको ट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है। ठीक है, कहने की बात यह है कि अब इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करते तब जब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब लगी होती है, प्रीपोजिशन लगा होता। ना तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना प्रीपोजिशन लगी है, फिर तो ये ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी इसकी खत्म कर दो। फिर तो निश्चित तौर पर ही ये जो नाउन फ्रेज लिखी हुई है आपकी क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट आ गया सेंटेंस का, इसके बाद जो भी लिखा होगा वो प्रेडिकेट लिखा होगा। प्रेडिकेट मतलब वो इंफॉर्मेशन जो सब्जेक्ट के बारे में दी गई है, बताई गई है या पूछी गई है सेंटेंस में। सब्जेक्ट मतलब वो यूनिट, वो एंटिटी सेंटेंस में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है या पूछी जा रही है। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आ गया आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट शुरू होता है आपका वर्ब से। अब देखिए जो वर्ब लगी हुई है आपकी, इसको मैं हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करूं या मेन वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब तब होती जब ये किसी दूसरी वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होती, इसीलिए उसको हेल्पिंग कहा जाता है। क्या दूसरी कोई वर्ब लगी हुई है सेंटेंस में? नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में तो है नहीं। अब तो इस इज को ही मेन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा, और इज है क्या, बी की एस या ई एस फॉर्म लगी है। और ये जो बी जब मेन वर्ब होती है तो ये लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है, सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है हमारी बी। ठीक है, और भी कई लिंकिंग वर्ब मैंने आपको बताई है पिछले लेक्चर्स में, और वर्ब चैप्टर की प्ले लिस्ट में तो लिंकिंग वर्ब पे मैंने डिटेल में जो है बात की है, वो आप देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वरना चैनल के पेज पर जाकर वर्ब चैप्टर की प्ले लिस्ट को खोलकर सारे लेक्चर देख लो। बहुत काम के लेक्चर है, बहुत ही फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये यहाँ पर लगी हुई है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जैसा कि उसके नाम से पता चलता है लगाई जाती है लिंक करने के लिए अपने बाद लिखे जाने वाले कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से, यानी कि इसके बाद जो भी लिखा होगा वो कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा। और कॉम्प्लीमेंट किसका? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हिंदी में पूरक। पूरक मतलब जो पूरा करता हो। क्या पूरा करता हो? मीनिंग को पूरा करता हो। किसके मीनिंग को पूरा करता हो? सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो। ये जो ओनली वन लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है? दिस स्टैम्प के लिए। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट लगाए जाते हैं ये किसी सब्जेक्ट के लिए लगाए जाते हैं। लिंकिंग वर्ब तो केवल इसको लिंक करने के लिए आती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लगाया गया सब्जेक्ट के लिए, लिंकिंग वर्ब ने उसे लिंक कर दिया। अब चूंकि सब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, इस सिचुएशन में नाउन है लेकिन किसी दूसरे सेंटेंस में दूसरे कंटेक्स्ट में प्रोनाउन भी हो सकता था। तो कॉम्प्लीमेंट जो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है वो एक नाउन या प्रोनाउन के लिए लगाया जा रहा है। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट केवल नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं और एडजेक्टिव हो सकते हैं। एडवर्ब कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनते हैं, और खासकर एडवर्ब ऑफ मैनर तो कभी कॉम्प्लीमेंट बनते ही नहीं है। दूसरे एडवर्ब अगर कभी कॉम्प्लीमेंट बन भी जाए, एडवर्ब प्लेस या एडवर्ब टाइम, तो फिर वो एडवर्ब के फंक्शन में नहीं रहते, फिर वो कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में आ जाते हैं। अब देखिए एडवर्ब मैनर इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते क्योंकि एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं वर्ब का मैनर बताने के लिए, इसीलिए उनको एडवर्ब मैनर कहा जा रहा है। जो कोई भी एक्शन होता है, किया जाता है, उसमें एक ढंग होता है, एक मैनर होता है, उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं वर्ब के बारे में बताने के लिए, और यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं किसी नाउन प्रोनाउन के लिए, इसीलिए एडवर्ब मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते। ये बेसिक बातें हो गई जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। चूंकि कुछ स्टूडेंट हमारे नए हो सकते हैं तो उनके लिए मैं बीच बीच में इन चीजों को रिपीट कर देता हूं। अब देखिए ओनली वन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बन गया, वन यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, या प्रोनाउन भी कंसीडर कर सकते हैं कुछ ग्रामेरियन। ओनली यहाँ पर लगा हुआ है डिटर्मिनर, इसके बारे में बताने के लिए। आगे लगा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज जो लगाई गई है, ये लगाई गई है इस वन के लिए, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। पहली बात तो ये कंसीडर करेंगे। प्रीपोजिशन फ्रेज इनको कह दिया जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी होती है, लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में होती है। वो डिपेंड करता है कि वो किसके लिए आई है। चूंकि ये एक नाउन प्रोनाउन के लिए आया था तो हमने इसको एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर करना है। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जिस वन को अलग किया जा रहा है
उसको एक ग्रुप से अलग किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली एंटिटी या कोई नाउन होना चाहिए था भाई, तभी तो यहाँ पर मोर देन वन होगा, तभी तो उसमें से किसी एक को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर डिजाइन नहीं, डिजाइन्स होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे डिजाइन्स में से किसी एक की बात की जा रही है, इतनी यहाँ पर आपके गलती दी गई है। तो वन, ओनली वन ऑफ द डिजाइन्स यहाँ पर सही हो जाएगा। एवर प्रिंटेड क्या लगा है, देखिए प्रिंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में या तो हैव के साथ आती है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो परफेक्शन को दिखाने के लिए आती है। परफेक्शन मतलब कंप्लीशन, तो हैव तो इससे पहले लिखा नहीं है, तो ये संभावना भी खत्म हो गई। दूसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यानी कि बी की कोई फॉर्म लगी हो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, ये आ जाती है पैसिव के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर तो कोई बी की फॉर्म भी नहीं लगी है इज आर वाज वर, और यहाँ पर भी लगी होती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होती है। तो ये स्ट्रक्चर भी हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये संभावना भी हटा दो। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर देती है, और एडजेक्टिव भी कौन सा वाला, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल होते क्या है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफायर का काम करने लगे, मॉडिफाई करने के लिए आ जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली, तब उसको एडजेक्टिव कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लगी हुई है, प्रिंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और किसके लिए लगी हुई है, इस डिजाइन के लिए लगी हुई है। डिजाइन अपना एक नाउन था, डिजाइन्स कर दिया था हमने, इस डिजाइन्स के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एक नाउन के लिए आई है। चूंकि कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज जब किसी नाउन के लिए आता है तो उसको एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लोज कहा जाता है, तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी आप एडजेक्टिव ही कंसीडर करेंगे। और ये एवर क्या लगा हुआ है, एवर लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए। ठीक है, एवर प्रिंटेड, भाई एडजेक्टिव लगा हुआ था, उससे पहले हमने उसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब लगा दिया। ये हो गया आपका 256वां सेंटेंस, गलती यहाँ पर थी। इस तरह से आप घर पे प्रैक्टिस के दौरान दिमाग चलाएंगे, इस तरह की अप्रोच आपको अपनानी है। 257वां सेंटेंस देख लेते हैं। आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक द प्रॉमिस, द मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। देखिए सेंटेंस में गलती ढूंढना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप सेंटेंस में ये बताने लगे कि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, तब आप समझ लेना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 100% तैयार है। देखिए आफ्टर लगा हुआ है एक प्रीपोजिशन, सॉरी, देखिए आफ्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आफ्टर ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। अगर ये प्रीपोजिशन होगा तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होगा, ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा। नाउन का मतलब आप जानते हैं, प्रोनाउन होगा तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होगा। आफ्टर कंजंक्शन भी हो सकता है, और जब ये कंजंक्शन होगा तो एक क्लोज को जोड़ने के काम में आएगा, दो क्लोजेस को जोड़ रहा होगा, और कोई जिस क्लोज को ये जोड़ रहा होगा वो क्लोज पहले हुई होगी और इसके बाद कोई दूसरा एक्शन हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या ये प्रीपोजिशन के फंक्शन में है या कंजंक्शन के फंक्शन में है, मतलब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है क्या, नहीं लिखा, इसके बाद लिखा हुआ है पूरा का पूरा एक क्लोज। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लोज यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ तक, प्रॉमिस तक, फिर यहां से एक दूसरा क्लोज स्टार्ट हो गया। तो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए अगर आफ्टर को लगाया गया है तो आफ्टर निश्चित तौर पर ही कंजंक्शन हुआ, और कंजंक्शन हुआ तो देखिए टाइम रिलीवेंट फंक्शन में होता है। आफ्टर जब कंजंक्शन होता है टाइम रिलीवेंट फंक्शन में होता है, वो ये बताता है कि इस वाली क्लोज के एक्शन के बाद में कुछ हुआ है, मतलब ये वाले एक्शन, ये वाली क्लोज वाला एक्शन पहले हो गया होगा। ठीक है, तो टाइम रिलीवेंट, टाइम को बताने वाला कंजंक्शन है, टाइम रिलीवेंट फंक्शन में होता है। अभी आफ्टर कंजंक्शन लग गया, टाइम को रिफर कर रहा है, टाइम को रिफर कर कैसे रहा है, एक क्लोज के द्वारा, इस क्लोज के एक्शन के द्वारा। देख लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। क्लोज में क्लोज को एनालाइज करते हैं। ही आपके सामने प्रोनाउन हो गया,
जैसे ही आपको सेंटेंस में प्रोनाउन दिखता है दिमाग में तीन बातें आनी चाहिए, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि इससे पहले लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लिखी। फिर तो निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट है। हैड क्या लिखा हुआ है? हैड देखिए हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता था, मेन वर्ब भी हो सकता था। अब ये हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब किसी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आया हो, मतलब कोई दूसरी मेन वर्ब इसके साथ लगी हो। तो लगी तो है, अपोलोजाइज क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब हैड को हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करेंगे। अपोलोजाइज बना है अपोलॉजी से, अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ सेइंग सॉरी टू समवन फॉर समथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग। मैं लिख देता हूं, अपोलॉजी का मतलब एन एक्ट ऑफ सेइंग सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग यू हैव डन। अब इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए अपोलॉजी से हमने बनाई अपोलोजाइज। अपोलोजाइज, ठीक है। अपोलोजाइज का मतलब टू से सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग यू हैव डन, कुछ आपने गलत कर दिया उसके लिए सॉरी कह रहे हैं, सॉरी कहना। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए जो अपोलोजाइज है ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगी नहीं। किसके लिए? पर्सन के लिए इंट्रांजिटिव है। तो हमने क्या लगाया? टू प्रीपोजिशन लगाया। टू प्रीपोजिशन लगाया और उसके बाद लिखा हमने ऑब्जेक्ट। वो इसलिए क्योंकि ये जो सॉरी बोला गया है, सॉरी का रिसिपिएंट कौन है? मजिस्ट्रेट है। और रिसिपिएंट को रिफर करते हैं जब हम किसी नाउन के द्वारा, किसी प्रोनाउन के द्वारा, तो हम क्या लगाते हैं? टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। किसी भी चीज का, चाहे कुछ कहा गया हो या कुछ दिया गया हो, कुछ लिया गया हो, रिसिपिएंट अगर हमारे सामने लिखा है तो रिसिपिएंट को, यानी कि जिसने रिसीव किया है, जिसने स्वीकार किया है उस सॉरी को, हमने उसके लिए क्या लगाया? उसको रिफर करने के लिए टू प्रीपोजिशन लगाया। आगे लगा हुआ है प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली के बारे में बता देता हूं, ये एक एडवर्ब है। कैसे हो रहा है एडवर्ब, क्या मीनिंग है? देखिए प्रोफ्यूज का मतलब होता है, प्रोफ्यूज एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्रोड्यूस्ड और गिवन इन लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट में कोई चीज प्रोड्यूस की गई हो या दी गई हो या ली गई हो तो हम कह सकते हैं प्रोफ्यूज। इस प्रोफ्यूज में ही एल वाई लगाकर हमने क्या बना दिया? प्रोफ्यूजली बना दिया। प्रोफ्यूजली एक एडवर्ब है, एडवर्ब है और इसका मतलब है इन लार्ज अमाउंट। एडवर्ब हो, मैनर ही हो रहा है, ठीक है। वापस आते हैं सेंटेंस पर। तो आपके सामने लिखा हुआ है ही हैड अपोलोजाइज टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली का मतलब वेरी मच या लार्ज अमाउंट में उसने अपोलोजाइज किया मजिस्ट्रेट को। ऐसा नहीं कि एक दो बार सॉरी बोल दिया, बहुत देर तक उसने अपोलोजाइज किया प्रोफ्यूजली को। तो यहाँ पर ये क्या लग गया? एडवर्ब हो, मैनर लग गया। देखिए ये जो एडवर्ब होते हैं ना सारे के सारे, चाहे एडवर्ब मैनर हो, चाहे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो, चाहे एडवर्ब डिग्री हो, चाहे एडवर्ब प्लेस हो, चाहे एडवर्ब टाइम हो, चाहे एडवर्ब रीजन हो, और कोई भी हो सकता है एडवर्ब, ये सारे के सारे इनका एक प्लेस होता है, इनका एक ऑर्डर होता है, सेंटेंस में लिखने का इनको एक मैनर होता है कि किस ढंग से कहां पर ये लिखे जाएंगे। तो अगर आप एडवर्ब मैनर को लिखना चाहते हैं किसी भी सेंटेंस में तो पहले आप ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखें, या इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखें, उसके बाद प्रोफ्यूजली आ सकता है, एडवर्ब मैनर आ सकता है। तो एडवर्ब मैनर को यहां लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ब मैनर को यहां पर अपोलोजाइज के बाद भी लिखा जा सकता था क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब थी। अगर हमारी प्रेफरेंस यहां लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर लिखा हुआ है, फॉर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट हैविंग ब्रोक। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? हैव के साथ हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी और उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है। आप देखिए पूरी इंग्लिश ग्रामर में एक बात जरा दिमाग में बिठा लीजिए, जहां पर भी हैव आए, चाहे वो मेन हेल्पिंग वर्ब बन के आए, चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह आए, चाहे वो मेन वर्ब की तरह आए, मेन वर्ब की तरह आएगा तो उसके अलग फंक्शन हो जाएंगे। चलिए हैव के फंक्शन पर 5 मिनट में जरा बात कर लेते हैं। देखो हैव के फंक्शन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो जाता है और मेन वर्ब भी हो जाता है। जब मेन वर्ब होता है तो इसका एक मतलब तो होता है टू ऑन समथिंग। जैसे मैं लिख दूं आई हैव ए कार, ठीक है, इस पर हम बात कर चुके हैं। एक मतलब इसका और होता है टू परफॉर्म सम टास्क।
जल्दी जल्दी निपटाएंगे इसको, क्योंकि मैं पहले 2-3 लेक्चर में इसके बारे में बता चुका हूं। टू परफॉर्म सम टास्क या टू डू सम एक्टिविटी, जैसे मैं लिख दूं आई हैड अ कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन कोई ऐसी चीज तो है नहीं मैं दुकान पे गया 50 रुपए में खरीद के ले आया। कन्वर्सेशन एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को मैं कोई ऑन नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैंने हैड को परफॉर्म के मीनिंग में लिया है। ठीक है, ये जब इसके मेन वर्ब हो जाते हैं। कोजेटिव सेंस में भी ये आ जाती है, कोजेटिव सेंस में भी आ जाती है, ये कोजेटिव वर्ब की तरह भी काम करती है। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये परफेक्ट की केस में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा हैव की आईएनजी फॉर्म को हम नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, आपके जो सेंटेंस में लिखा हुआ है फोर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होना चाहिए। प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन पे यहाँ फोकस नहीं है, स्कोप नहीं है प्रोनाउन का यहाँ। ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होगा। अब कोई रेडीमेड नाउन लिखा है तो सही है, लेकिन अगर कोई वर्ब लिखी है तो उस वर्ब को नाउन बनाने के लिए आपको उसे जीरेंड बनाना पड़ता है, और जीरेंड बनाने की कंडीशन क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जीरेंड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही किया गया, फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हैव न लिख के हैविंग लिखा गया। लेकिन अब आप एक बात सोचिए कि यहाँ पर हैविंग ब्रोक लिखने का, ब्रोक गलत लिखी हुई है, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, हैव है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, हैविंग ब्रोकन आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हैविंग ब्रोकन क्यों लिखी गई? हैविंग ब्रोकन लिखने की बजाय हम ब्रेकिंग क्यों नहीं लिखे यहाँ पर? भाई ब्रेकिंग भी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये भी जीरेंड हो जाती। या फोर हैविंग ब्रोकन में और फोर ब्रेकिंग में क्या डिफरेंस है? भाई देखिए, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद आना ऑब्जेक्ट ही है, और ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन होना है। और अगर कोई वर्ब लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर है आपकी ब्रेक, तो ब्रेक को नाउन बनाना पड़ेगा, मतलब जीरेंड बनाना पड़ेगा, मतलब ब्रेकिंग करना पड़ेगा। इतनी बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर ब्रेकिंग होना चाहिए था, लेकिन ब्रेकिंग न लिखकर हैविंग ब्रोकन क्यों लिखा जाना है? ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म तो गलती हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट में आती है। भाई एक वही सिचुएशन है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। हैव के साथ हम हमेशा ब्रोकन ही लिखते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जानी है। तो यहां पर हैविंग ब्रोकन क्यों लिखा गया, ब्रेकिंग क्यों नहीं लिखा गया? हैविंग ब्रोकन है क्या और ब्रेकिंग क्या है? देखिए, ब्रेकिंग है एक तरह का जीरेंड, और हैविंग ब्रोकन है एक तरह का परफेक्ट जीरेंड। ये जो हैविंग ब्रोकन जो लिखा गया है, ये कोई नई टर्म नहीं है, इसी जीरेंड को हम परफेक्ट फॉर्म में ले आए हैं। और किसी भी वर्ब को परफेक्ट फॉर्म में हम तभी लाते हैं जब उसका कंप्लीशन हो जाए, जब हम उसका कंप्लीशन एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। भाई परफेक्ट का मतलब है कंप्लीशन, तो हमने जीरेंड ब्रेकिंग को हैविंग ब्रोकन किया, यानी कि जीरेंड को परफेक्ट जीरेंड किया एक कंप्लीशन को शो करने के लिए। और उस कंप्लीशन का सेंस हमारे दिमाग में आया कैसे? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो ब्रोक वाला काम है, जो ब्रेकिंग वाला जो काम है, ये अपोलोजाइज वाले काम से पहले करा होगा। पहले उसने प्रोमिस को तोड़ा होगा, उसके बाद उसने अपोलोजाइज किया। तो जब भी आपको नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी मिल जाए जो कि मेन वर्ब से पहले की हो, ये जो मेन वर्ब वाला अपोलोजाइज वाला एक्शन है, इस एक्शन से पहले का एक्शन हो, तो इसका मतलब पहले का एक्शन है तो कंप्लीट हो गया होगा। भाई पहले उसने प्रोमिस को ब्रेक करना कंप्लीट किया होगा, फिर उसके बाद अपोलोजाइज किया होगा। तो उस कंप्लीशन को शो करने के लिए, उस कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने जीरेंड ना लिख के जीरेंड की परफेक्ट फॉर्म लिखी, परफेक्ट जीरेंड लिखा। इसको कहा जाता है परफेक्ट जीरेंड। यानी कि ब्रेकिंग का हमने क्या कर दिया, हैविंग ब्रोकन, यानी कि जीरेंड वाले फंक्शन को, वर्ब के आईएनजी वाले फंक्शन को हम ले गए हैव पर, और हैव का कर दिया हमने हैविंग। और चूंकि हैविंग हमने लगा दिया था, तो हमने अब परफेक्शन को एक्सप्रेस करना था, कंप्लीशन को शो करना था, और कंप्लीशन को शो करने के लिए हमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। तो हमने क्या लिखा, ब्रोकन लिखा। ठीक है, इतनी सी बात यहां पर है। चूंकि ये जो ब्रेकिंग द प्रोमिस वाला एक्शन है, अपोलोजाइज वाले एक्शन से पहले करा होगा, चूंकि पहले करा होगा तो ये कंप्लीट हो गया होगा। कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इतना
चेंज यहाँ पर लाना पड़ा। अब देखिए इतनी बात तो हो गई, हैविंग ब्रोकन तो हमने यहाँ पर लिख दिया, परफेक्ट जीरेंड लिख दिया, ब्रोक तो होना ही नहीं है, ब्रोकन हो जाएगा यहाँ पर, यही गलती है। लेकिन ये जो हैविंग ब्रोकन लिखा हुआ है, परफेक्ट जीरेंड है, जीरेंड की ही परफेक्ट फॉर्म है, कोई नया पार्ट ऑफ स्पीच या कोई नई टर्म आपके सामने नहीं आ रही है, जीरेंड को ही परफेक्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। अब ये जो जीरेंड है, परफेक्ट जीरेंड कह लो इसको, ये है तो नॉन फाइनाइट वर्ब ही। अब जब नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब के एट्रीब्यूट ये कैरी करके चलेगी। भाई फॉर प्रीपोजिशन के बाद आकर ये नाउन तो बन गई, नाउन की फॉर्म में तो आ गई, लेकिन मूलतः है तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही है। और चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वर्ब के एट्रीब्यूट को कैरी ऑन करेगी, लेकर चलेगी उसकी प्रॉपर्टी को। तो जब इसमें वर्ब की प्रॉपर्टी चेक की तो हमने पाया कि ब्रेक खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लिए बिना सही कंसीडर की नहीं जा सकती। तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा, आपने क्या लिखा, द प्रॉमिस, कि किस चीज को ब्रेक किया गया। प्रॉमिस नाउन हो गया, द हो गया उसके लिए आर्टिकल एक डिटर्मिनर के रूप में। ये हो गया आपका पहली क्लोज। अब देखिए एक चीज यहां पर और मैं जो जानबूझकर मैंने उस समय पे नहीं बताई क्योंकि मैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर को नोटिस कर रहा था, वो ये कि यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है, पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। और यहां पर आप देखेंगे द मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। अभी हम इसको इस क्लोज की सिंटैक्स को भी एनालाइज करेंगे, लेकिन इसका टेंस जरा देखिए। यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और ये इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास जो कंजंक्शन था वो आफ्टर था, और आफ्टर का मीनिंग कुछ ऐसा है कि जिस क्लोज को वो जोड़ता है वो उस क्लोज वाला एक्शन यानी कि अपोलोजाइज वाला एक्शन मेन क्लोज वाले एक्शन से पहले का होता है। कंसीडर कीजिए कि ये आपकी टाइमलाइन है, जैसे आपकी नंबर लाइन होती है, मैं ये टाइमलाइन खिंचवाता हूं। इस टाइमलाइन पर ये वो पॉइंट है जो आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, इसको मैं कहता हूं रिपोर्ट टाइम। बाय डिफॉल्ट यही एक पॉइंट होता है जो कि प्रेजेंट का टाइम होता है, प्रेजेंट का पॉइंट होता है। इससे पहले का सारा पास्ट, इसके बाद का सारा फ्यूचर होता है। इस पॉइंट से एक सेकंड पहले भी पास्ट ही है, इस पॉइंट से एक सेकंड पहले भी पास्ट ही है, और इस पॉइंट के एक सेकंड बाद भी फ्यूचर ही है। इतना स्ट्रिक्ट अगर हम टाइम के साथ रहे तो जरा समझिए मेरी बात को कि ये जो आफ्टर वाला काम है, ये हैड अपोलोजाइज वाला काम है, पास्ट परफेक्ट वाला काम ये पहले करा होगा। ये करने के बाद यानी कि ये अपोलोजाइज करने के बाद मजिस्ट्रेट ने ये किया, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट वाला एक्शन है, ये वो टाइम हो गया जहां पर मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी, है ना, वाज हैप्पी वाला मेन क्लोज वाला एक्शन। तो ये अपोलोजाइज वाला एक्शन कब करा होगा, इससे पहला करा होगा। अब देखिए दो तरह की संभावनाएं यहां पर हैं। अपोलोजाइज वाला एक्शन मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी वाले एक्शन से पहले करा होगा या इस स्टेट से पहले करा होगा। स्टेटिव वर्ब लगी है तो स्टेट ही कहूंगा मैं, इस स्टेट से पहले करा होगा। तो यहां पर भी दो तरह की संभावनाएं हैं कि अपोलोजाइज करना यहां स्टार्ट किया होगा और यहां इसी पॉइंट पर कंप्लीशन हो गया होगा, या फिर पहले कहीं अपोलोजाइज करना स्टार्ट किया और यहां पर कंप्लीशन हो गया। जब हम पास्ट परफेक्ट में किसी सिचुएशन को या किसी इवेंट को या किसी एक्शन को दिखाते हैं तो दो तरह की सिचुएशन होती है। जिस टाइम को हमने रिफर किया है उस टाइम पर ही कंप्लीशन हुआ, या फिर उससे पहले कहीं कंप्लीशन हो गया। अगर उसी पॉइंट पर कंप्लीशन हुआ है अपोलोजाइज वाले एक्शन का, जिस पॉइंट पर मजिस्ट्रेट हैप्पी है, हैप्पी स्टेट में आया, तब तो हमें पास्ट परफेक्ट लगाना ही चाहिए, पास्ट के पॉइंट पर कंप्लीशन हो रहा है। लेकिन अगर अपोलोजाइज उससे 10-20 मिनट पहले या 2-4 दिन पहले हो गया था और मजिस्ट्रेट वाला हैप्पी वाली स्टेट यहां पर आई है, तो भी हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। फिर हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं उस एक्शन के साथ तो उस क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को दिखाने के लिए, टाइम की सीक्वेंस को रिफर करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये वाला एक्शन पहले का रहा होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में जो पहले वाला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है, इसलिए वहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है और यहां पर लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। चलिए इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। मजिस्ट्रेट नाउन लगा हुआ है, द लगा हुआ है आर्टिकल, और ये नाउन फ्रेज जो लिखी हुई है यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है। वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और कोई ये इसके साथ कोई दूसरी मेन वर्ब तो है नहीं। हैप्पी तो एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव आ गया, इसका मतलब एक यही वर्ब है, इसी को मेन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा। और ये क्या लगी है, बी की सेकंड फॉर्म लगी है, बी की सेकंड फॉर्म लगी है। बी अगर मेन वर्ब होती है तो लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है, यानी कि लिंकिंग नेचर की वर्ब अगर लगी है तो उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट, और ये लिंकिंग वर्ब आई होगी उस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। तो कहाँ है वो कॉम्प्लीमेंट, वो लिखा है ये कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है हैप्पी,
ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकते हैं, इसलिए हैप्पी एडजेक्टिव लिखा है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है 2+V1। 2+V1 मतलब एक इन्फिनेटिव हो गया, और इन्फिनेटिव में बता दूं आपको, सेंटेंस में नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकते हैं। नाउन ये तब होंगे जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में हो। तो ना तो ये कॉम्प्लीमेंट होना है, कॉम्प्लीमेंट देखिए इस बात को मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं, फिर भी मुझे दोबारा से बताने में कोई शर्म नहीं आती कि 2+V1 यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव जब भी आपको सेंटेंस में मिलेगा वो या तो नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा। अब नाउन वो तब हो सकता है जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में हो। कॉम्प्लीमेंट तो ये यहाँ पर होने से रहा, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब तो है नहीं। हाँ, एक लिंकिंग वर्ब थी, लेकिन उसने अपना कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो कॉम्प्लीमेंट ये है नहीं। ऑब्जेक्ट ये तब होता जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी होती, नहीं लगी है। सब्जेक्ट भी ये हो नहीं सकता, सब्जेक्ट तो क्लोज का पहला आ गया, एक क्लोज का एक ही तो सब्जेक्ट होगा, कितने सब्जेक्ट लिखोगे, तो इसका मतलब ये नाउन ही नहीं है। एडजेक्टिव ये तब हो सकता था जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया हो, तो इससे पहले तो कोई नाउन लिखा नहीं है। हाँ, एक प्रोनाउन लिखा है, लेकिन वो प्रोनाउन तो खुद इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है फॉरगिव का, तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है। एक्चुअली में अब ये जो टू फॉरगिव है, ये आया किसके लिए है, ये हैप्पी को बताने के लिए आया, ये इस स्टेट के बारे में बताने के लिए आया है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, एडवर्ब कंसीडर करके चलूंगा। अब देखिए इन्फिनेटिव यहां पर एडवर्ब बन तो गया, यहां पर एडवर्ब ये बन तो गया, लेकिन है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो वहां हमने पाया कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और उस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया हिम, ऑब्जेक्टिव केस में। यह है आपका 257वां सेंटेंस। ब्रोक नहीं यहां पर होना था, ब्रोकन होना था। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी। परफेक्ट जीरेंड हम लिख रहे हैं, तो परफेक्ट के केस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, चाहे हैव हेल्पिंग वर्ब हो या नॉन फाइनाइट वर्ब हो रहा हो। ये हो गया आपका 257वां सेंटेंस। 258वें पे चल रहे हैं। देखिए मुझ पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि मेरे लेक्चर थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन आप इनको 5 सेंटेंस की तरह ना लें। मैं यहाँ पर केवल 5 सेंटेंस आपको नहीं बता रहा, इन 5 सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको 50 ऐसी चीज बता रहा हूँ, सैकड़ों ऐसी चीज बता रहा हूँ, जो कि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में छप जाए। इस तरह की अप्रोच आपके दिमाग में छप जाए और आप विजयी हो जो भी आप करना चाह रहे हैं इंग्लिश को लेकर। 258वां सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। इन लगा हुआ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हो रही है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब से सेंटेंसेस को स्टार्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपोजिशन से भी सेंटेंस को स्टार्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सेंटेंस को थोड़ा आर्टिस्टिक पोएटिक मैनर में ले जाते हैं। ये जो राइटिंग होती है थोड़ी सी आर्टिस्टिक नेचर की होती है, पोएटिक नेचर की होती है। वर्किंग वुमेन, वुमेन यहाँ पर नाउन हो गया, और वर्किंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है, इसका मतलब वो हो गई नाउन मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर कुछ और नहीं बल्कि एडजेक्टिव का ही घर का नाम है, और एडजेक्टिव अगर ये हो रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव हो रही है, तो आप इसे कंसीडर करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए वुमेन यहां पर सिंगुलर लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन लगा हुआ है, तो यहां पर लीड नहीं लीड्स होना चाहिए था। अब यहां पर देखिए दो तरह की इंटरप्रिटेशन हो सकती है, या तो आप ये कहो कि वुमेन सिंगुलर सही है और लीड का लीड्स कर दो, या फिर आप ये कहो कि नहीं सर वुमेन को आप प्लूरल कीजिए और फिर लीड का लीड ही सही रह जाएगा। तो इसका क्लू आपको आगे सेंटेंस में मिलता है। ये जो दे यूज किया गया है, इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली, और ये आर यूज किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर हैव यूज किया गया है इस दे के लिए, और ये दे यूज किया गया है वुमेन के लिए, और तो कोई पर्सन है ही नहीं पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, तो केवल एक यही पर्सन है, और इसी के लिए ये पर्सनल प्रोनाउन यूज किया गया। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज किया जाता है पर्सनली, तो ये दे यूज किया गया है वुमेन के लिए। अब दे यूज किया जा रहा है, इसका मतलब वुमेन नहीं प्लूरल वुमेन होगी, मोर देन वन वुमेन की बात की जा रही है, मोर देन वन वुमेन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वुमेन नहीं होना चाहिए था, वुमेन होना चाहिए था, MEN कर दोगे, और लीड का लीड ही सही है, लीड्स करने की जरूरत नहीं है। अब लीड क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पर एक्शन नेचर की वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव एक्शन है, और ट्रांजिटिव एक्शन है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट।
लाइफ नाउन हो गया, ए हो गया आर्टिकल। आगे लगा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन, और ये बताने के लिए कि किस तरह की लाइफ की बात की जा रही है, उस कैटेगरी को बताने के लिए, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए कि किस तरह की लाइफ की बात की जा रही है। ऑफ प्रीपोजिशन लगाया हमने, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। रेस्पॉन्सिबिलिटीज नाउन हो गया, कॉमन काउंटेबल नाउन है इसलिए प्लूरल कर दिया। डुअल लगा हुआ है उसके लिए एडजेक्टिव, ऑफ डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई ऑफ डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये लगाई गई है लाइफ के बारे में बताने के लिए, और लाइफ नाउन है तो इस फ्रेज को मैं कहूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज इनको कह दिया जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी होती है, लेकिन सेंटेंस में इनका फंक्शन कुछ और होता है, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का फंक्शन होता है। उसके बाद इफ कंजंक्शन लगा है, और इफ कंजंक्शन को लगाया जाता है अगर हम किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इफ कंजंक्शन को लगाते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली, वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए ये होता ही है, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही थी, जो फेमिनिस्ट थे उनका ये कहना था कि जब वुमेन को फाइनेंशियली एम्पावर कर दिया जाएगा, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट होगी, तो उनके ऊपर जो हाउस वाइफ का हाउस वर्क का वर्डन है वो कम हो जाएगा। लेकिन कई बार हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वर्डन कम होने की बजाय डबल हो गया है। अब वुमेन को बाहर ऑफिस का काम भी करना पड़ता है। वर्किंग वुमेन का मतलब है वुमेन वर्किंग इन एनी ऑफिस फॉर सम वेज और रिम्यूनरेशन। ठीक है, ये मतलब कि किसी वेज के लिए, किसी मजदूरी के लिए जो वुमेन काम करती है। वैसे तो वुमेन वर्क करती है घर में, कब से सदियों से काम कर रही है, लेकिन वर्किंग वुमेन का मतलब है द वुमन वर्किंग इन एनी ऑफिस और एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहा जाता था कि वुमन पर बर्डन कम हो जाएगा, उसका जो हाउस लोड है वो कम हो जाएगा, लेकिन वो कम होने की बजाय डबल हो गया है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि वो नर्सर करे, वो घर पे फैमिली को केयर करे, वो सारे काम करे जो कि वो पहले से करती आ रही है। और अब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई है कि वो ऑफिस में जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अर्न भी करे, ब्रेड विनर भी बने। तो इस डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जा रही है, जो कि बहुत ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, फेमिनिस्ट के क्लेम को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। हालांकि कुछ वुमेन ने जो हाउस वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको छोड़ा है, लेकिन सभी वुमेन उसको नहीं छोड़ पाई है। अब यहां पर देख लेते हैं, सेंटेंस पर वापस आते हैं। इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली, तो दे यूज किया जा रहा है वुमेन के लिए, और इफ यहां पर एक कंडीशन लगा दी गई है। आर यहां पर फिर से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है। देखिए आर बी की फॉर्म हो गई और मैरिड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैं आपको चीख के बता चुका हूं कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी आपको दिख जाए तो या तो पैसिव स्ट्रक्चर होगी, या फिर लिंकिंग वर्ब कंसीडर करोगे इस बी को, लिंकिंग वर्ब, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या, एडजेक्टिव। कौन सा वाला, पास्ट पार्टिसिपल। अब आप इसमें देख के बता सकते हैं कि यहां पर ये पहली सिचुएशन को सही मानूं या दूसरी सिचुएशन को। देखिए मैं आपसे कह चुका हूं कि अगर आप पैसिव स्ट्रक्चर इसको मानते हैं तो पैसिव का मतलब है एक्शन डन बाय समबडी एल्स, किसी और के द्वारा किया गया एक्शन। क्या मैरिड किसी और के द्वारा किया गया एक्शन है? अगर हाँ, तो यहां पर कोई ऐसा साइंस आ रहा है कि उनकी जो मैरी की गई वो किसी और के द्वारा की गई। यहां पर कोई ऐसा साइंस नहीं आ रहा है। मैं मैरिड से रिलेटेड ना अभी CGL 2023 टीयर 2 में क्वेश्चन आया था, उस पर मैंने 1 घंटे का लेक्चर बनाकर दिया है। उस सेंटेंस पर क्लेम किया गया था, मतलब विवादित सेंटेंस था वो, तो मैंने वहां पर भी बताया है। इस चीज को खोलकर मैं उस लेक्चर का जो है लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को मैंने वहां पर इंट्रोड्यूस किया है, दोबारा मैं उसको उतना नहीं बताऊंगा, 1 घंटा फिर से लग जाएगा। पैसिव स्ट्रक्चर इसको तब कंसीडर किया जा सकता था जब ये एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो, लेकिन ये किसी और के द्वारा किया गया एक्शन नहीं है। यहाँ पर कुछ लिखा होता बाई पंडित जी या बाई एनी पर्सन, है ना, बाई समवन, चर्च का कोई पर्सन होता है जो मैरी करा देता है, तब इसको एक्शन डन बाय समबडी एल्स कंसीडर किया जा सकता था, लेकिन अब नहीं किया जा सकता। तो पैसिव स्ट्रक्चर तो ये है नहीं। अब इसको लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव मानोगे। ये लिंकिंग वर्ब आ गई, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मैरिड लगा हुआ है ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, और सारे के सारे एडजेक्टिव क्या होते हैं, स्टेट या कंडीशन बताते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैरिड वर्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम एडजेक्टिव कह रहे हैं, ये क्या बता रही है, ये स्टेट बता रही है, ये कंडीशन बता रही है कि
वो जो दे है किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, कि अगर वे दे मैरिड स्टेट में हो, ठीक है, इस मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। और लिंकिंग हमने लिंक कर दिया इस स्टेट को, इस कंडीशन को, इस कॉम्प्लीमेंट को दे सब्जेक्ट से। एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है यहाँ पर कंजंक्शन, और कंजंक्शन यहाँ पर देखिए जब भी कोई कंजंक्शन लगाया जाता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सेम ऑर्डर की सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, बेस फॉर्म है। देखिए हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर है नहीं, हैव अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ पर आगे कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती, जो कि नहीं लिखी। आगे क्या लिखा है, अ फैमिली, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि एक नाउन। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब ये खुद एक मेन वर्ब है। तो अब एंड कंजंक्शन के द्वारा मेन वर्ब्स को जोड़ा जा रहा है, और मेन वर्ब यहां पर क्या थी, ये बी की फॉर्म, और यहां पर क्या है, यानी कि इस सब्जेक्ट की, दे सब्जेक्ट की दो मेन वर्ब को एंड कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है, और इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है। एंड ने मैरिड और हैव को नहीं जोड़ा, एंड ने जोड़ा दो वर्ब को, ठीक है, दो वर्ब फ्रेजेस को, आर को और हैव को, सब्जेक्ट्स कॉमन हो गया हमारा। इसी तरह के होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसीलिए इनको कहा जाता है कि सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। तो ये हो गया आपका 258वां सेंटेंस, जहां पर गलती ये थी कि वुमन का हमें वुमन कर देना था, बाकी सेंटेंस को इंटरप्रेट करके आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, 259 पर चल लेते हैं। देखिए ये सेंटेंस भी काफी अच्छा है, सीखने के लिए काफी कुछ है। साधारण से साधारण सेंटेंस में भी सीखने के लिए काफी कुछ होता है। मेरे पास मुझे मतलब स्टूडेंट्स मिलते रहते हैं कि सर मैंने किरण पब्लिकेशन लगा दी 2 बार, एक बार मैंने ये किताब लगा दी, 2 बार मैंने एमबी पब्लिकेशन लगा दी, फिर भी सर मैं हमेशा 2 4 5 नंबर से रह जा रहा हूँ। ज्यादा सेंटेंस लगाने से कुछ नहीं होना है, सेंटेंस आप भले ही कम लगाएं, एक किताब आपके लिए काफी है। कोई भी एक किताब उठा लो, आप उसके सेंटेंस लगा लो, एक किताब काफी है। लेकिन आपने जितने सेंटेंस लगाए, उन सेंटेंसेस से आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर हुई, कितनी लर्निंग हुई, आपने कितना इंप्रूव किया खुद को, ये जरूरी है। आपने बहुत सारे सेंटेंस लगा लिए कि किताब को बार बार लगा लिया, उससे कुछ नहीं होना है। आप एक ही बार लगाएं, लेकिन तमीज से लगाएं। देखिए सेंटेंस में समझने के लिए बहुत कुछ है, जरा सुनिए मेरी बात को। ये जो ग्रेटली यहाँ पर लगा हुआ है, ये एक एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है वेरी मच। एक्चुअली में ग्रेटली लगाया जाता है टू एक्सप्रेस, या टू शो लिख देता हूं मैं, टू शो हाउ मच यू फील और एक्सपीरियंस समथिंग। ठीक है, हाउ मच यू फील और एक्सपीरियंस समथिंग, इस तरह की चीज को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम ग्रेटली एडवर्ब को यूज करते हैं। और छोटे शब्दों में देखें तो ग्रेटली का मतलब हो जाएगा वेरी मच। आगे लग गया टू प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है किस लिए लगी है, एडवर्ब के लिए लगी है, तो एडवर्ब फ्रेज इसको कंसीडर करेंगे। ग्रेटली टू और सरप्राइज, वी आ गया आपके सामने एक प्रोनाउन, जो कि निश्चित तौर पर ही आप सब्जेक्ट कंसीडर करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि लिंकिंग वर्ब नहीं है। अब देखिए फाइंड आपके सामने एक वर्ब लिखी है, मैं चाहता हूं कि आप फाइंड वर्ब पर थोड़ा सा डिस्कशन करें, 5 या 10 मिनट आप फाइंड वर्ब को दें, क्योंकि ये ऐसी वर्ब है, एक तो साधारण वर्ब नहीं है, एक से ज्यादा मीनिंग में आने वाली वर्ब है, एक से ज्यादा फंक्शन इसके हो जाते हैं। मीनिंग तो एक से ज्यादा हो ही जाते हैं, इसके फंक्शन भी एक से ज्यादा हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वर्ब है फाइंड। आपको हर 5वें 6ठे सेंटेंस में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट या किसी ना किसी तरीके से फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वे में फाइंड वर्ब मिल जाएगी। तो जरा 5-10 मिनट इस फाइंड वर्ब को देंगे। फाइंड का एक मीनिंग होता है टू डिस्कवर, ठीक है, या टू गेट, टू डिस्कवर समथिंग, ये टू गेट समथिंग, पहला मीनिंग तो यही हो गया। एक इसका मीनिंग हो सकता है टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस
ऑफ समथिंग, टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, या टू रियलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। अभी एग्जाम्पल से पता चलेगा। अभी जरा इनके मीनिंग को एक बार शुरू में देख लेते हैं। एक मीनिंग इसका ये भी संभव है। एक मीनिंग इसका हो सकता है टू परसीव और रिगार्ड समवन और समथिंग एज समथिंग। ये समवन, किसी चीज को परसीव या रिगार्ड कर लेना किसी दूसरी चीज की तरह, ठीक है। किसी चीज में उस प्रॉपर्टी को या उस एट्रीब्यूट को रिगार्ड कर लेना, कंसीडर कर लेना। ये इसके तीन मुख्य मीनिंग है। एक दो मीनिंग इसके और संभव है, लेकिन वो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है। कंटेक्स्ट के हिसाब से वो मीनिंग चलते हैं। उस तरह का कंटेक्स्ट होगा तो बात की जाएगी। ये इसके मुख्य मीनिंग है, जहां पर ये 80-90% इन मीनिंग्स में ये फाइंड वर्ब यूज होती है। बाकी मीनिंग कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है। उस तरह का कंटेक्स्ट कभी आएगा तो जरूर समझाया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी फाउंड अ गोल्ड कॉइन। फाउंड का, यहां पर फाउंड का क्या मतलब है? डिस्कवर, टू डिस्कवर या टू गेट। ट्रांजिटिव वर्ब थी तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखिए, एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, सी फाउंड दैट देयर वाज अ गोल्ड कॉइन। यहां पर भी फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरी की पूरी क्लोज है, इसलिए मैं इस क्लोज को कहूंगा नाउन क्लोज। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में फर्क है। यहां पर फाउंड किया गया एक गोल्ड कॉइन को, यानी कि जो सी है उसको एक गोल्ड कॉइन मिला, उसने गेट किया। लेकिन यहां पर गोल्ड कॉइन को फाउंड नहीं किया गया। फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पर, पूरी की पूरी क्लोज पर ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब यहां पर गोल्ड कॉइन को फाउंड नहीं किया गया, यहां पर गोल्ड कॉइन की एग्जिस्टेंस को फाउंड किया गया है। ठीक है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं हम जब हमें किसी की एग्जिस्टेंस बतानी हो। देयर वाज ए ट्री, देयर वाज ए गर्ल, देयर वाज ए किंग। ठीक है, तो देयर वाज ए गोल्ड कॉइन, इस इंफॉर्मेशन को इसकी गोल्ड कॉइन की एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन कर लिया गया। ठीक है, तो यहां पर फाउंड किया गया इसकी एग्जिस्टेंस को। तो यहां पर जो है इसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। यहां पर मैं इसका मीनिंग कंसीडर करूंगा टू डिटरमाइन और रियलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, अब देखिए, ये सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है ना, डैट, कई बार ग्रामेरियन इस डैट कंजंक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। हालांकि अगर दो इस लिख के बता देता हूं मैं आपको, सी फाउंड देयर वाज अ गोल्ड कॉइन। ये वाला सेंटेंस मैंने बस डैट कंजंक्शन हटा के लिख दिया, सी फाउंड देयर वाज अ गोल्ड कॉइन। अब मेरा मानना यह है कि दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन को होना ही चाहिए। अगर हम ग्रामर की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, ग्रामर को हम फंडामेंटली लेते हैं, तो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए जो सुटेबल एप्रोप्रिएट मीनिंग में हो और रिलेवेंट फंक्शन में हो, वो कंजंक्शन यहां पर होना चाहिए। लेकिन अब जो है, इस कंजंक्शन को कई बार एलिमिनेट कर दिया जाता है कुछ चुनिंदा वर्ब्स के साथ। जब बड़े राइटर ऐसा करने लगते हैं तो ग्रामरियंस को इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं है। अगर मैं फॉर्मल राइटिंग्स की बात करूं तो ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा फॉर्मल है। इसको मैं इनफॉर्मल ही कंसीडर करता हूं। ये हालांकि सही हो जाएगा, आपको न्यूज़पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप कुछ किताबें पढ़ेंगे वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपके सामने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे जहां पर डैट कंजंक्शन को कई बार एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, मतलब यहाँ इंप्रूवमेंट के चांस है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दो ऑप्शन आ जाए जहां पर एक ऑप्शन डैट के साथ हो, तो मैं इसको ज्यादा सही मानूंगा। ये ज्यादा फॉर्मल है, ये एक्सेप्टेबल माना जाने लगा है, लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, तो
अगर इसी बात को देखें तो यहाँ पर एक गलती तो आपको यही नजर आएगी, ठीक है, दैट कंजंक्शन को हटाया गया है, तो मैं कह रहा हूं सेंटेंस थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। तो एक गलती तो यहाँ पर आपको यही नजर आएगी आपके सेंटेंस में कि वी फाइंड, यहाँ पर दैट कंजंक्शन होना चाहिए था, दैट द रिंग लीडर वाज लेम। हालांकि बहुत बड़ी गलती नहीं है, इस गलती को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ग्रामर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ रहे तो एक एरर तो है ही। भाई दो क्लोजेस अगर आपने यूज किया है तो जोड़ने वाला कंजंक्शन आपने गायब कर दिया। इसके अलावा फाइंड वर्ब के और भी फंक्शन है, जरा ध्यान से देखिए। मैंने लिखा सी फाउंड herself a place to live। फाउंड यहां पर मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये अ प्लेस जो लिखा हुआ है ये भी एक नाउन है। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको जोड़ने के लिए हमने प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगाया? भाई किसी ना, ये वाला प्रोनाउन तो सही हो गया क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसने ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन अगर किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में लिखना है तो प्रीपोजिशन लगा के जोड़ना पड़ता है। कहाँ है वो प्रीपोजिशन? लगाया ही नहीं, और लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि फाउंड यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव नेचर के फंक्शन में आ जाती है। यहाँ पर ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, ये जो दूसरा वाला नाउन लिखा है ये भी इस फाउंड का ऑब्जेक्ट ही है। वो वर्ब जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेने लगती है किसी एक पर्टिकुलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए, वो वर्ब डाई ट्रांजिटिव वर्ब कही जाती है। और फाउंड यहाँ पर या फाइंड यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव नेचर के फंक्शन में आती हुई दिखाई देती है, इसलिए उसने अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लिए। बाद में इन्फिनिटिव लिखा हुआ है जो कि इस नाउन के बारे में बताने के लिए आया है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। एक फंक्शन आपका फाइंड के साथ ये हो गया। एक और फंक्शन देखिए फाइंड का, मैंने लिखा द पुलिस फाउंड हर अनकॉन्शियस। पुलिस तो सब्जेक्ट हो गया, फाउंड यहां पर मेन वर्ब हो गई जो कि ट्रांजिटिव नेचर की है, उसने अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लिया। अनकॉन्शियस क्या लगा हुआ है? अनकॉन्शियस है एक तरह का एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव लगा हुआ है इस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि जब उसको फाइंड किया गया, फाउंड किया गया, तब वो किस स्टेट में थी, उसकी कंडीशन क्या थी। तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में ये बताने के लिए आया है, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आया है, तो इसको कंसीडर किया जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां से हमें फाइंड वर्ब का एक और नया फंक्शन मिलता है कि फाइंड वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ले सकती है। और यहां पर फाइंड वर्ब का मीनिंग टू डिस्कवर नहीं है, यहां पर है टू परसीव, टू परसीव समवन एज समथिंग। ठीक है, जैसे मैं एक और सेंटेंस इसी मीनिंग से मिलता जुलता लिखता हूं। मैंने लिखा द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी। GUILTY। गिल्टी जो होता है वो भी एडजेक्टिव होता है, गिल्ट नाउन होता है, और गिल्ट से ही बना है गिल्टी एडजेक्टिव। अब देखिए फाउंड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ये एडजेक्टिव आया किसके लिए है? इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, तो मैं इसको कहूंगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां पर भी ये डिस्कवर का मतलब नहीं है, यहां पर ये परसीव का मतलब है, टू रिगार्ड, है ना, रिगार्ड समवन एज समथिंग। एक सेंटेंस और मैं लिखाता हूं आपको इसी मीनिंग को कन्वे करते हुए, जैसे मैं लिख सकता हूं आई डोंट फाइंड हिम अ कॉवर्ड। ठीक है, अब देखिए फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। ये क्या लिखा हुआ है? ये तो नाउन लिखा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो वर्ड मैंने आपको दोनों लिखवाए अनकॉन्शियस और गिल्टी, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव लिखवाए, और दोनों के दोनों फंक्शन क्या फंक्शन में है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में है। चूंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो कोई नाउन भी हो सकता है, कोई नाउन भी तो किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के लिए कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, उसके मीनिंग को पूरा कर सकता है। इसीलिए एडजेक्टिव्स को
किसी नाउन से भी रिप्लेस किया जा सकता है। इस जगह पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में कोई नाउन भी हो सकता है। लेकिन ग्रामरियन ये कहते हैं कि अगर आप किसी नाउन को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाकर लिख रहे हो तो बेहतर यह है कि आप उसके साथ आर्टिकल यूज ना करो। आपको आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत अच्छा फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छे ग्रामरियन इसको गलती मानते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये नाउन तो आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये नाउन है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में है। और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, मतलब उस नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो मतलब ये एडजेक्टिव के सिमिलर फंक्शन में है। तो इसके साथ किसी आर्टिकल को यूज करना सही नहीं है। बिना आर्टिकल के यूज करना ज्यादा फॉर्मल है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। भाई लिखा हुआ मिल जाएगा आपको वर्ड यहाँ पर, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती भी नहीं है, लेकिन ज्यादा सही है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो ये वाली ज्यादा फॉर्मल अप्रोच है। कई बार चीजें पूरी तरह से सही भी नहीं होती, पूरी तरह से गलत भी नहीं होती, विवादित होती है, लेकिन कोई एक स्ट्रक्चर ज्यादा सही होती है, ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है। तो इस तरह की चीजों को भी ध्यान में रख के चला करो कि बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन अगर हाँ आपको बोल दिया जाए कि स्ट्रिक्टली आप गलती निकालनी है तो आप यहां से ए को हटा देंगे, इस स्ट्रक्चर को ज्यादा सही कहेंगे। अब देखिए सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, फाइंड के इस तरह के फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूं, तो जो आपका ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मैं यहां से वाज हटा सकता हूं। मैं लिख सकता था वी फाइंड द रिंग लीडर लेम। अगर मैं फाइंड के इस वाले फंक्शन को यूज करूं कि फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद ये जो नेम है ये एक एडजेक्टिव हो गया, इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, तब तो मुझे इस वास की जरूरत ही नहीं थी। अब देख रहे सेंटेंस आपका किस तरह का है। ये सेंटेंस आपका इस तरह का है कि जिसने फाइंड के इस वाले मीनिंग को कंसीडर किया होगा, इस वाले फंक्शन को कंसीडर किया होगा, वो ये कह सकता है कि यहां पर वाज की जरूरत नहीं है, वाज को हटा दो, लेम ऐसे ही उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और जिसने फाइंड के दूसरे मीनिंग को यूज किया होगा, कौन से वाले? जो कि मैंने ये वाला बताया था आपको, टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, कि किसी की एग्जिस्टेंस बताना, तो वो ये कहेगा कि वी फाइंड दैट द रिंग लीडर वाज लेम, कि हमने फाइंड किया इस एग्जिस्टेंस को कि ये ऐसी सिचुएशन थी, इस सिचुएशन की एग्जिस्टेंस को फाइंड किया, डिटरमाइन किया, रियलाइज किया। तो कहां गलती बताई जाए? मतलब सेंटेंस थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर आप फाइंड के इस तरह के मीनिंग को कंसीडर कर रहे हैं तब आप ये कह सकते हैं कि वास को हटा दो तो सही हो जाएगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग के मीनिंग को हमने फाइंड के इस मीनिंग को यूज किया है, इस मीनिंग को कंसीडर किया है, तब आपको डैट कंजंक्शन यहाँ पर लगाना चाहिए। और डैट कंजंक्शन नहीं भी लगाते हो तो भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, अब इस स्ट्रक्चर को एक्सेप्टेबल माने जाना लगा है ग्रामरियन के द्वारा, तो फिर तो नो एरर हो जानी चाहिए। अभी आप सोच रहे हैं इसका ये सेंटेंस ऐसा रहा होगा कि किसी बच्चे ने दूसरे ऑप्शन पे टिक किया होगा, उसने फाइंड के दूसरे वाले मीनिंग को यूज किया होगा, टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, और उसने कहा होगा कि डैट कंजंक्शन यहां पर होना चाहिए। कोई ऐसा भी स्टूडेंट रहा होगा जिसने फाइंड के इस वाले मीनिंग को, इस वाले फंक्शन को यूज किया होगा, उसने यहां से वाज हटा दिया होगा और तीसरा ऑप्शन यहां पर लगाया होगा। और कोई ऐसा भी स्टूडेंट रहा होगा जिसने इसका नो एरर लगाया होगा कि नो एरर होना चाहिए, उसको इसमें गलती लगी नहीं होगी। अच्छा, एक पेज हो रहा है, हालांकि सेंटेंस विवादित रहा होगा, रिकंसिडरेशन के लिए गया होगा ये सेंटेंस पक्का, लेकिन एक पेज इसमें और है। किरण पब्लिकेशन के द्वारा इस फाइंड को फाउंड कर दो। मुझे लग रहा है उन्हें सेंटेंस समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने कुछ भी बढ़ा दिया। किरण पब्लिकेशन के द्वारा इस वर्ब को, फाइंड को फाउंड कर दो। क्यों कर दो? मेरी तो समझ के बाहर है। देखो अभी आपको क्लियर करता हूं कि क्यों होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था। मैं साफ साफ शब्दों में यहां लिखवा देता हूं और आपको कई पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा, और बात बिल्कुल सही है कि मेन क्लोज के हिसाब से, मेन क्लोज के टेंस के हिसाब से, मेन क्लोज के टेंस के हिसाब से सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस चेंज होता है, सब क्लोज का टेंस चेंज होता है।
अगर आपकी मेन क्लोज पास्ट में है तो आपको सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में ले जानी चाहिए। आपकी मेन क्लोज सेंटेंस में क्या थी? मेन क्लोज थी आपकी वी फाइंड, इतनी मेन क्लोज थी। उसके बाद डैट कंजंक्शन लग गया और डैट कंजंक्शन के बाद जो भी लिखा हुआ है डैट द रिंग लीडर वाज लेम, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज थी। तो मेन क्लोज अगर पास्ट में होती यानी कि फाइंड अगर फाउंड होता, अगर फाइंड फाउंड लिखा होता और यहां पर खुदा न खास्ते इज लिख दिया जाता, तब हम ये कहते हैं कि इसको हटा के वाज लिखो। मेन क्लोज के टेंस के हिसाब से सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस चेंज कर दिया जाता है, या मेन क्लोज अगर पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट में ले जाना चाहिए। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये टाइमलाइन पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये अगर आपकी टाइमलाइन है और टाइमलाइन पर ये वो पॉइंट है जब आपने रिपोर्ट किया, तो आपने अगर फाउंड किया यहां पर, ये आपकी मेन क्लोज की मेन वर्ब है, और ये अगर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट में है, तो आपने फाउंड किया यहां पर। तो जिस एक्टिविटी को आपने फाउंड किया वो एक्टिविटी खुद अपने आप पास्ट में चली गई, यानी कि रिंग लीडर द रिंग लीडर वाज लेम वाला जो स्टेट थी वो अपने आप इस पॉइंट पर चली गई, इस टाइम पर चली गई। इसलिए अगर मेन क्लोज की मेन वर्ब अगर पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट कर दिया जाता है। लेकिन आपके सामने आपका जो रियल सेंटेंस है उसमें जो सिचुएशन दी गई है वो कुछ इस तरह की दी गई है। ये अगर आपका रिपोर्ट टाइम है, ये अगर आपका रिपोर्ट टाइम है और इस टाइम पर आपने फाइंड किया, वही फाइंड का मतलब है कि रिपोर्ट टाइम पर ही आपने फाइंड किया, और यही आपका प्रेजेंट का टाइम है। तो फाइंड तो आप किसी ऐसी चीज को भी कर सकते हो, डिस्कवर तो किसी ऐसी चीज को भी कर सकते हो जो पास्ट में कोई स्टेट रही हो। भाई लेम था रिंग लीडर, यहां पर RL लिख देता हूं, रिंग लीडर लेम था इस पॉइंट पर, या पास्ट में यहां पर लेम था या यहां पर लेम था। फाइंड हमने उसको प्रेजेंट में किया, डिस्कवर हमने उसको प्रेजेंट में किया। तो ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लोज के हिसाब से इस फाइंड को वहां ले आना पड़ेगा। फाइंड यहां प्रेजेंट में सही है, टेंस यहां पर चेंज नहीं होना चाहिए। टेंस की तो कोई गलती नहीं है, इन्होंने पता नहीं कैसे लिखवा दिया। तो वी फाइंड सही है, द रिंग लीडर वाज लेम ये भी सही है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह का है कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन के हिसाब से स्टूडेंट अलग अलग पार्ट में गलती निकाल सकते थे, और कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता था नो एरर है। इस तरह के सेंटेंस जो है रिकंसिडरेशन के लिए चले जाते हैं, विवादित हो जाते हैं। ये हो गया आपका 259वां सेंटेंस। 260वें सेंटेंस पर चल लेते हैं। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। दे आपके सामने एक प्रोनाउन लगा हुआ है जो कि निश्चित तौर पर एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ स्कोप नहीं है। हैव लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, कैसे पता चला? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मेन वर्ब लगी हुई है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्शन को, कंप्लीशन को दिखाने के लिए लगाई जाती है। अभी जो प्लेड है मेन वर्ब आपकी एक्शन नेचर की वर्ब है, और एक्शन में भी ये ट्रांजिटिव एक्शन है। इसके बाद होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन फ्रेज लिखी तो है, नाउन नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर। लास्ट वीक लिखा हुआ है यहाँ पर। इस लास्ट वीक के बारे में बता दूं कि ये जो लास्ट वीक लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा हुआ है। किसी भी टाइम की ड्यूरेशन के साथ वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, डे हो, नाइट हो, आप लास्ट लगा दें या नेक्स्ट लगा दें, ये बन जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन आपको ना एक डिफरेंस यहां पर समझना चाहिए, और वो डिफरेंस है लास्ट वीक, जो कि एक एडवर्ब टाइम कह रहा हूं मैं, और द लास्ट वीक के बीच का। लास्ट वीक और द लास्ट वीक के बीच का डिफरेंस आपको यहां पर समझना चाहिए, और उसी की वजह से आपकी यहां पर जो गलती है वो ठीक हो जाएगी। लास्ट वीक एक एडवर्ब टाइम कह रहा हूं मैं, और चूंकि द लास्ट वीक में तो द लगा हुआ है आर्टिकल, तो आर्टिकल तो किसी नाउन फ्रेज से पहले लगाया जाता है, तो इसका मतलब ये तो नाउन फ्रेज हो गई। और अब इस नाउन फ्रेज को अगर सेंटेंस में लिखना है तो कोई प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ना पड़ेगा, और प्रीपोजिशन हम यहां पर लगाते हैं इन, और इन द लास्ट वीक। अब ये जो पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसको एडवर्ब टाइम फ्रेज कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गई इनके स्ट्रक्चर की बात।
लेकिन मीनिंग में भी डिफरेंस है। लास्ट वीक का मतलब अलग है और इन द लास्ट वीक का मतलब अलग है। दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस है, इस मीनिंग को भी समझ लेते हैं और इस मीनिंग से ही आपको टेंस का पता चल जाएगा। देखिए, जब मैं आपके सामने लिखता हूं लास्ट वीक, जो कि मैं कह रहा हूं चिल्ला चिल्लाकर एडवर्ब ऑफ टाइम है, वर्ब के टाइम को बताता है, तो इसका मतलब होता है कैलेंडर के हिसाब से लास्ट वीक। कैलेंडर के हिसाब से लास्ट वीक, कैलेंडर के हिसाब से लास्ट वीक का क्या मतलब है? आज क्या है? आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है और 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल मंडे को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज 1 अप्रैल है और मंडे है। मैं आपसे कहूं कि कैलेंडर के हिसाब से लास्ट वीक बताओ, तो आप क्या करोगे? अपने मोबाइल में या दीवार पे टंगे हुए कैलेंडर को खोलोगे और कैलेंडर के हिसाब से लास्ट वीक कौन सा होगा? कैलेंडर के हिसाब से लास्ट वीक होगा लास्ट वाले संडे से लेकर सैटरडे तक, और इस मंडे से पहले का जो संडे रहा होगा इससे नेक्स्ट वीक शुरू हो गया। आप कैलेंडर के हिसाब से लास्ट वीक इसी तो कहोगे। तो कैलेंडर में जो एक वीक रहता है वो क्या रहता है? संडे से लेकर सैटरडे तक। तो उस लास्ट वीक को रिफर, उस कैलेंडर के हिसाब से लास्ट वीक को रिफर करता है लास्ट वीक एडवर्ब टाइम फ्रेज। हाँ, इस आज से पहले यानी कि जो कल संडे था उससे तो एक नया वीक स्टार्ट हो गया। इस तरह से 4 वीक रहते हैं एक मंथ में, 1-2 दिन आगे पीछे वो ऐड प्लस माइनस होते रहते हैं, है ना। 30 है, 31 का है, कहने की बात ये है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं द लास्ट वीक, तो द लास्ट वीक का मतलब है द लास्ट 7 डेज। द लास्ट 7 डेज, द लास्ट वीक का मतलब है द लास्ट 7 डेज। 7 दिन की एक यूनिट को, 7 दिन के ग्रुप के एक यूनिट को भी तो वीक कह दिया जाता है। भाई मंथ का मतलब जनवरी भी है, फरवरी भी है, और मंथ का मतलब 30 दिन भी है। आपका दोस्त आपसे पैसे लेने आए, आप उसको पैसे दो और वो आपसे कहे कि 1 महीने में लौटा दूंगा, तो 1 महीने का मतलब जनवरी फरवरी मार्च नहीं है। 1 महीने का मतलब है 30 दिन। उस 30 दिन की ग्रुप यूनिट को भी तो एक मंथ कहा जाता है। उसी प्रकार से यहां पर द लास्ट वीक का मतलब होता है द लास्ट 7 डेज। और द लास्ट 7 डेज में कौन कौन से डेज आ गए? भाई आज का दिन आ गया मंडे, कल का दिन आ गया संडे, फिर उससे पहले सैटरडे, उससे पहले वेडनेसडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फिर थर्सडे आ गया, फिर वेडनेसडे आ गया, फिर ट्यूसडे आ गया। हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए। इन 7 दिन को रिफर किया जा रहा है और इन 7 दिनों में आज का दिन भी इंक्लूडेड है। और एक दिन आज का हो गया टुडे, मंडे, और ये 6 दिन पहले के हो गए, 6 दिन पहले के हो गए और एक दिन हो गया आज का। तो 6 दिन हो गए पास्ट के और एक दिन हो गया प्रेजेंट का। तो सिचुएशन हो गई पास्ट प्लस प्रेजेंट की। और कोई भी एक्शन जो पास्ट का हो लेकिन प्रेजेंट में भी उसकी एग्जिस्टेंस दिखानी हो, प्रेजेंट में भी वैलिड हो, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में चला, लेकिन प्रेजेंट के टाइम से भी रिलेट कर रहा है, प्रेजेंट के टाइम में भी उसकी वैलिडेशन दिखानी है, प्रेजेंट में भी वो एग्जिस्टेंस में है, तो ऐसे एक्शन को बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। भाई प्रेजेंट परफेक्ट जो एक्शन होता है वो एक्शन तो पास्ट का ही होता है, उसका कंप्लीशन केवल प्रेजेंट में होता है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ, लेकिन पूरा एक्शन स्टार्ट तो पास्ट में हुआ होगा, चला पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में जो कोई एक्शन दिखाते हो आप, कंप्लीशन दिखाते हो प्रेजेंट के पॉइंट पर, ये पॉइंट है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट के पॉइंट पर केवल कंप्लीशन ही तो हुआ, एक्शन तो कहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा, पास्ट में वो चलता रहा, प्रेजेंट के पॉइंट पर आके कंप्लीट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बनाते हैं पास्ट प्लस प्रेजेंट के एक्शन को। तो द लास्ट वीक में हमारे सामने यही सिचुएशन आ जाती है, द लास्ट वीक हो जाता है द लास्ट 7 डेज, और लास्ट 7 डेज में एक दिन आज का और 6 दिन पहले, यानी कि पास्ट प्लस प्रेजेंट का सिनेरियो हो गया। पास्ट प्लस प्रेजेंट के सिनेरियो में हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही लास्ट मंथ भी हो सकता था, ऐसे ही लास्ट ईयर भी हो सकता था, सारी सिचुएशन ऐसी है, बस यहाँ पर यूनिट ही चेंज होगी। लास्ट मंथ का मतलब हो जाएगा द लास्ट 30 डेज, द नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा द नेक्स्ट 30 डेज, इस हिसाब से लगा लो।
तो आपके सामने अगर द लास्ट वीक लिखा होता तो इन प्रीपोजिशन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नाउन फ्रेज है। और इन द लास्ट वीक जो एडवर्ब टाइम हो गया वो ऐसा एडवर्ब टाइम हो गया जिसकी वजह से आपके वर्ब के टेंस को होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, और आपकी इसी अंडरस्टैंडिंग को कहीं पे इन द लास्ट वीक लगा रहता होगा, आपको आदत होगी प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने की, आपकी इसी अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको एरर दी हुई है। लिखा हुआ है द लास्ट वीक और लगाया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सही हो जाता अगर यहाँ पर इन द लास्ट वीक लगा होता, तो इन द लास्ट वीक लगा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट सही हो जाता। लेकिन चूंकि लास्ट वीक लगा है, लास्ट वीक का मतलब कैलेंडर के हिसाब से पिछला वीक, सारा का सारा टाइम पास्ट का हो गया, सारा का सारा टाइम पास्ट का हो गया, तो हैव प्लेड नहीं केवल प्लेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेड तो यहाँ पर सही लिखा है, यहाँ से हैव हटा दो, बस पहले ऑप्शन में गलती निकाल दोगे। ये हो गए आपके 260 सेंटेंस। इसी तरह से आप जो है अपने दिमाग को लॉजिकली इस्तेमाल कीजिए, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कीजिए, अपनी बुद्धि का सही उपयोग कीजिए और सेंटेंसेस को इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे। इस अप्रोच को अपनी प्रैक्टिस में लाएं। किसी भी सेंटेंस से किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको जवाब देने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।